हरिओम, ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मूल सुधारवादी नारीवाद के अंतर्गत पितृसत्तात्मक सत्ता के द्वारा किस प्रकार से सुधार किया जाए इस विषय पर हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें मूल सुधारवादी नारीवाद होता क्या है, तो महिलाओं की जो बेसिक समस्याएं हैं, महिलाओं की जो मुख्य समस्याएं हैं, उसे दूर करते हुए उनके प्रति यानी महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ योग, स्वस्थ परिस्थिति इत्यादि का निर्माण करना मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाता है। यानी महिलाओं की मुख्य समस्याओं को दूर करते हुए उनके लिए स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ परिस्थिति का निर्माण करना ताकि उनका स्वस्थ विकास हो सके, उनका कल्याण हो सके, उसी को क्या कहते हैं, मूल सुधारवादी नारीवादी। सबका डिटेल में अर्थ बताया जा चुका है। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से और इसको डिटेल और व्यापक में पढ़ लीजिएगा। अब इसमें पितृसत्तात्मकता का क्या मतलब होता है। पितृसत्तात्मक का मतलब ऐसा समाज या ऐसा देश या ऐसा परिवार जहाँ पर पिता की संपत्ति पर पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करता हो, यानी पिता की संपत्ति, धन संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता हो। साथ ही पुरुष वर्ग द्वारा या पुत्र द्वारा, पिता द्वारा सभी पर यानी औरतों पर, घर पर, समाज पर क्या होता है, उसका अपना नियंत्रण होता है, उसका वर्चस्व होता है। और एक और बात होती है कि पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत लड़की का शादी होने के बाद लड़के के यहाँ आना पड़ता है। एक प्रकार से लड़की का कन्यादान हो जाने के बाद फिर वह उस पर पूर्ण नियंत्रण पुरुष का हो जाता है, यानी उसके पति का, उसके परिवार का ऐसा नियंत्रण हो जाता है। तो ये तीन मुख्य बातें हैं। तो पितृसत्तात्मक परिवार वह परिवार होता है जिसमें पिता के संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता है, साथ ही पुरुष समाज द्वारा संपूर्ण सामाजिक नियंत्रण और परिवार नियंत्रण पुरुष के द्वारा किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, पितृसत्तात्मकता कहते हैं। यानी पुरुषों द्वारा शक्तियों का, पुरुषों द्वारा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक शक्तियों के द्वारा जब समाज नियंत्रित किया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं, पितृसत्तात्मकता परिवार कहते हैं या समाज कहते हैं। पुरुषों द्वारा धन संपत्ति, समाज और राजनीति यानी सत्ता का नियंत्रण, निर्माण, निर्देशित और संचालन किया जाता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पितृसत्तात्मकता परिवार या समाज बोलते हैं। इसके बारे में हमको डिटेल नहीं समझना है। बात यहाँ समझना ये है कि जब पितृसत्तात्मक परिवार हो, समाज हो, तो उस परिस्थिति में महिलाओं की जो मुख्य समस्याएं हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए, या महिलाओं की मूल समस्याओं को दूर करते हुए उनमें कैसे सुधार किया जाए और उनके प्रति कैसी स्वस्थ विचारधारा का निर्माण किया जाए, इसी बात को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है, पितृसत्तात्मक परिवार या समाज के अंतर्गत। वैसे अगर हम पूरा उठा करके इतिहास देखें तो विश्व में भारतीय संस्कृति सबसे उत्तम संस्कृति है और यह पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज का यह तात्पर्य नहीं कि महिलाओं के ऊपर अन्याय हो या अत्याचार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पितृसत्तात्मक परिवार समाज ज़्यादा अच्छा रहा है। वह तब ज़्यादा अच्छा रहा है जब महिलाओं के अधिकार, उनके कर्तव्य, उनके सम्मान, उनके स्वभाव इत्यादि का अतिक्रमण न किया हो। तब भारतीय संस्कृति में जो विकृतियाँ आई हैं वह महिलाओं के बहुत से न्याय, अधिकार, कर्तव्य इत्यादि अनेक क्षेत्रों में पुरुषों ने जब अतिक्रमण किया है तब ये समस्याएं उत्पन्न हुई है। वैसे स्वस्थ समाज तभी बन सकता है जब महिला और पुरुष दोनों के प्रति स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ निर्णय और स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति इत्यादि अधिकार प्राप्त हों, तभी हो सकता है। तो ये रह गई बात की पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत महिलाओं को किस प्रकार से, महिलाओं के लिए किस प्रकार से विचारधारा और क्रियाकलाप या उनके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए ताकि उनके प्रति एक स्वस्थ विचारधारा और स्वस्थ परिस्थिति का निर्माण हो सके। उन्हीं बिंदुओं को हम लोग इसमें देखेंगे। यद्यपि पितृसत्तात्मक समाज परिवार है, काफ़ी देशों में पाया जाता है, होता भी है। आगे अगर हम देखें, शिक्षा में समानता रह गई बात। यहाँ शिक्षा में समानता मैंने आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ के लिए अमृत का काम करती है, टॉनिक का काम करती है। जिस तरह से भगवान सबका भला सोचता है, माता पिता
अपने सभी पुत्र पुत्रियों का भला सोचते हैं, वैसे ही शिक्षा इस संसार में सब दृष्टिकोण से आपका भला सोचती है। बस शिक्षा अच्छाई को सिखाती है, उसे सीखते आगे बढ़िए तभी। तो आगे हम बात करें अगर शिक्षा में समानता, यानी पितृसत्तात्मक अगर समाज है, स्वस्थ नारीवाद आपका निर्माण करना है, नारियों की स्थिति को सुधारते हुए उनके प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण करना। देखिए इसका कई अर्थ हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यानी महिलाओं के बेसिक सुविधाओं का सुधार करते हुए स्वस्थ विचारधारा का निर्माण करना। अगर महिलाओं को वास्तव में आप चाहते हैं इनकी मूल स्थिति को यानी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनकी स्थिति में सुधार करना और उनके प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण करना, तो पहला शर्त यह है कि शिक्षा में समानता हो। शिक्षा में समानता का मतलब पुरुष वर्ग किसी भी प्रकार का, किसी भी स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, एकेडमिक स्तर पर, प्रशिक्षण स्तर पर, व्यावसायिक शिक्षा के स्तर पर किसी प्रकार का भेदभाव न करे। जितने प्रेम से अपने लड़कों को पढ़ाए उतना ही प्रेम से लड़कियों को भी पढ़ाए। यह तभी हो सकता है जब आप पवित्रता, शिक्षा के साथ पवित्रता धारण करें, शिक्षा के साथ उसके वास्तविकता, नियम, मर्यादा और व्यवहार को समझें, तभी संभव है। तो कुल मिलाकर महिलाओं को शिक्षा की व्यवस्था पुरुष वर्ग द्वारा या पितृसत्तात्मक समाज द्वारा बिना भेदभाव किए करना चाहिए। तब जा कर के क्या होगा, एक स्वस्थ विचारधारा, एक स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण, स्वस्थ ढंग से निर्णय और स्वस्थ अभिव्यक्ति का विकास होगा, जिससे शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के अंदर या समाज में स्वस्थ विचारधारा का निर्माण पुरुष द्वारा किया जा सकेगा। दूसरा, अगर हम बात करें प्रजातांत्रिक मूल्य, प्रजातांत्रिक का तात्पर्य है लोकतंत्र के अंतर्गत जहाँ पर जनता ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपने ऊपर शासन करती है, या ये बात कहें अब्राहम लिंकन की परिभाषा की बात करें, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, यानी जहाँ पर जनता के कल्याण को ही सर्वोपरि रख करके जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही जनता अपने ऊपर शासन करती हो, तो ऐसी स्थिति में प्रजातांत्रिक मूल्यों में उनके चुनाव से, मतदान में तो बराबर का अधिकार है। मतदान में महिला हो या पुरुष 18 वर्ष की आयु है तो सब लोग वोट देते हैं। परंतु अगर हम मंत्रिमंडल में बात करें तब भी गड़बड़ घोटाला। अगर हम उनके कार्यपालिका की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, तब भी महिलाओं की स्थिति बहुत कमज़ोर है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, इन सब में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। साथ ही इन महिलाओं के प्रजातांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत चाहे वह नौकरशाही हो और चाहे वह राजनीतिक मंच हो, उन सब में अगर पुरुष वर्ग द्वारा समान अधिकार, समान नेतृत्व, समान प्रक्रियाओं के अंतर्गत उनकी सहमति समान रूप से पुरुषों के समान ही स्वीकार की जाए, तो क्या होगा, पितृसत्तात्मक समाज में भी महिलाओं के प्रति एक स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ परिस्थिति का निर्माण किया जा सकता है। परंतु स्थिति ये है कि पुरुष वर्चस्व की लड़ाई ज़्यादा लड़ता है। यही कारण है कि न्याय और शांति पर ध्यान नहीं दे पाता, जिसके कारण से भारतीय समाज में शिक्षा तो बढ़ी लेकिन अशांति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वास्तव में शिक्षा पवित्रता का नाम है। इस पवित्रता को ध्यान में रखते हुए प्रजातांत्रिक मूल्यों में अगर महिलाओं के समान सहभागिता, समान क्रियाविधि इत्यादि को अपना लिया जाए तो महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण किया जा सकता है। आगे अगर हम बात करें सुरक्षा एवं सम्मान, महिलाओं की सबसे बड़ी सुरक्षा उनकी शारीरिक सुरक्षा, दूसरा उनका सम्मान की सुरक्षा। याद रखिए तो सदैव सत्य है, अगर पुरुष साइकिल के अंतर्गत अगला चक्का है तो महिलाएं पछला चक्का हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो महिलाओं की जो सुरक्षा होती है, महिलाएं जितना ही सुरक्षित हैं उनका जितना ही सम्मान है। सही कार्यों, सही व्यवहार, सही नियम के प्रति अगर इनके सुरक्षा और सम्मान में वृद्धि कर दिया जाए तो जो जनरेशन होती है वह जो है साहसिक, धैर्यशील, स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ क्रियाकलाप, स्वस्थ अभिव्यक्ति इत्यादि के प्रति एक नई जनरेशन का निर्माण होता है। तो महिलाओं की सुरक्षा सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर,
इसको भी पुरुष ध्यान दे, साथ ही उनके सम्मान का ध्यान दे। महिलाओं की भावनाएं पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा कोमल होती हैं, परंतु स्त्रियों से एक मन, एक विचार, एक व्यवस्था इत्यादि का जन्म या जनरेशन में इन सब चीज़ों का उद्भव होता है, विकास होता है। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का जितना ही जो परिवार, जो व्यक्ति जितना ही ध्यान रखता है, उतना ही वह परिवार, वह समाज अच्छा होता है। याद रखिएगा, सदैव हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नहीं 3 पहलू होते हैं, एक अच्छा, एक बुरा, एक मिला जुला। परंतु यह बातें जो है सुरक्षा और सम्मान सदैव अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार, अच्छे क्रिया के साथ होना चाहिए। ऐसा न हो कि वर्चस्व की लड़ाई में महिलाएं पुरुष को ही लड़ाना शुरू कर दे। इतिहास अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे परिवार मिलेंगे, परंतु ये सुरक्षा और सम्मान अच्छे कार्य, अच्छे व्यवहार, अच्छे मर्यादा, अच्छे आदर्श, अच्छे मूल्य इत्यादि के प्रति ध्यान में रखते हुए पुरुष द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए या ऐसा कार्य किया जाना चाहिए। तब जो है पितृसत्तात्मक परिवार समाज के अंतर्गत स्वस्थ नारीवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला है सामाजिक निर्णय एवं परिष्करण। परिष्करण का मतलब होता है समाज की बुराइयों को दूर करना। पुरुष वर्ग द्वारा अगर महिलाओं से संबंधित जो समाज में बुराइयां हैं, चाहे वो छेड़खानी हो, चाहे कोई रीति रिवाज, चाहे कोई प्रथा हो, चाहे वह अशिक्षा हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसका दूर करते हुए सामाजिक निर्णय, जो समाज में जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वह जन कल्याण के लिए लिए जाते हों, चाहे वो देश के लिए निर्णय लिए जाते हों, चाहे वो किसी नई व्यवस्था के लिए निर्णय लिए जाते हों, चाहे वो पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए निर्णय लिए जाते हों, उन सभी निर्णयों में महिलाओं की स्वीकृति और सहभागिता बहुत ज़रूरी है। जितना ही ये होता जाएगा उतना ही महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ निर्णय और स्वस्थ परिस्थिति का निर्माण किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें स्विट्ज़रलैंड की, तो स्विट्ज़रलैंड में जो भी निर्णय लिए जाते हैं इसमें महिला पुरुष दोनों जो है प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर जो है सरकारी कामकाज, सरकारी व्यवहार, सरकारी मैनर या सामाजिक मैनर पर निर्णय लेते हैं। ऐसे इस ढंग का होना चाहिए कि यानी समाज में महिलाएं अगर आधी हैं, अर्धांगिनी पुरुष की हैं, तो समाज की भी वो एक प्रकार से आधी उनकी भूमिका है। तो उन सामाजिक निर्णयों में महिलाओं की सहमति, स्वीकृति आवश्यक है। याद रखिए, जब आदमी अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ता तो उसको अपना कर्तव्य का मार्ग भी नहीं मिल पाता। यही कारण है कि वो पीछे ही रह जाता है। तो महिलाओं के लिए पुरुष वर्ग को चाहिए कि सामाजिक निर्णयों में भी उनकी सहभागिता स्वीकृति करें। अगर हम जजों की बात करें तो जजों की संख्या में आज भी महिलाएं बहुत पीछे हैं। तो इस तरह से अगर सामाजिक निर्णय में उनकी भूमिका बढ़ा दिया जाए और सामाजिक बुराइयों को पुरुष द्वारा दूर करते हुए अगर विभिन्न प्रयास किए जाते हैं, नियम कानून इत्यादि बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, तो महिलाओं के प्रति एक स्वस्थ विचारधारा का निर्माण किया जा सकता है। आगे हम बात करें मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण का तात्पर्य ये होता है कि संवेगों का ध्यान रखा जाए। संवेगों के अंतर्गत या ऐसे भी होंगे मानव व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाए, संवेगों को भी ध्यान में रखा जाए। समाज में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा या समाचार पत्र पत्रिका द्वारा या प्रिंट मीडिया द्वारा जो विष फैलाया जा रहा है, जो दुराग्रह, दुर्भावना, दुर्गुण संबंधित गतिविधियों का बढ़ावा महिलाओं के प्रति दिया जा रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दिया जा रहा है, उस पर नियंत्रण किया जाए। ये पुरुष ही कर सकता है, क्योंकि सारे वर्चस्व अभी पितृसत्तात्मक परिवार में, पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष के ही हाथ में है। तो इसका विरोध किया जाए और उनके लिए एक स्वस्थ भावना, स्वस्थ संवेग, स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ साहित्य, स्वस्थ शिक्षा इत्यादि का विकास कर दिया जाए। तो क्या बोला जाता है कि उनके एक प्रकार से अच्छे मानवीय व्यवहार के द्वारा एक स्वस्थ विचारधारा का निर्माण महिलाओं के प्रति किया जा सकता है। आगे है आय में अधिकार। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम बात करें तो महिलाओं को अगर सच में अधिकार आय के स्तर पर दे दिया जाए तो सुधारवादी नारीवाद यानी महिलाओं की मूल स्थिति को सुधारा जा सकता है और स्वस्थ विचारधारा का निर्माण। जैसे आदमी सर्विस करे, महिलाओं को भी आधी नौकरी, आधा पैसा मिले, महिला सर्विस करे तो पुरुष को भी आधा मिले। तो इससे होता क्या है, जैसे ये शादी के बाद, शादी के पहले ऐसा ना हो, क्योंकि पितृसत्तात्मक परिवार में महिलाओं, लड़कियों को पति के घर ही जाना पड़ता है
और यह समाज बहुत अच्छा है, पितृसत्तात्मक समाज परिवार। चूँकि हम किसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए थोड़े इसमें जो कमियां हैं उन्हीं को दृष्टिकोण में रखते, उन्हीं दृष्टिकोणों को के अंतर्गत बुराइयों को दूर करते हुए विचारों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आय में अधिकार मिलता है, संपत्ति में तो होना ही चाहिए, होता ही है, लेकिन आय में भी मिले तो एक प्रकार से स्वस्थ विचारधारा का निर्माण हो, परंतु यह आय का अधिकार अच्छे कार्यों के लिए हो। ऐसा ना हो कि किसी का नशा हो जाए, किसी का लत गड़बड़ हो जाए, कोई पति को छोड़ के भाग जाए, कोई पुरुष पत्नी को छोड़ के भाग जाए, तो ऐसे परिस्थिति में ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। पुरुष अगर पत्नी छोड़ता है तब भी उसे पैसा देना पड़े, पत्नी अगर पुरुष को छोड़ती है तब भी उसे पैसा देना पड़े। तो जब आय का अधिकार मिलेगा तो स्वतंत्र व्यक्तित्व के निर्माण हेतु, स्वस्थ रूप से विकास हेतु उसको एक सहारा मिलेगा। तब वह अपनी बात सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर और संवैधानिक स्तर, न्यायिक स्तर पर प्रस्तुत कर सकती है और उसे एक सहारा मिल सकता है। याद रखिए, स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि संविधान तोड़ा जाए, स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं कि मनमाना किया जाए। स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि दूसरे के विकास को अप्रभावित किए, यानी प्रभावित किए बिना आप अपना स्वतंत्र रूप से सही दिशा में सही ढंग से विकास कर सके। स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है, ऐसा नहीं कि हम सफल हो गए तो जो मन में आए सो करें। इसी को तो भ्रष्टाचार कहते हैं, इसी को प्रलोभन, इसी को रिश्वत, इसी को लोभी, कामी, क्रोधी भी कहा जाता है। तो कुल मिला के आय में अधिकार हो जो करंट की इनकम है, परंतु सही कार्यों के लिए हो, पुरुष को भी महिला को भी। तो इस प्रकार से सुधारवादी यानी स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ ढंग से व्यक्तित्व के विकास हेतु परिस्थिति और भावनाओं का विकास महिलाओं के प्रति किया जा सकता है, या स्वयं भी वह आत्मनिर्भरता के साथ वह विकास कर सकती हैं जब उनको आय में अधिकार पुरुष देता है तब। अगर हम बात करें आरक्षण व्यवस्था, आरक्षण व्यवस्था भी बड़ी महत्वपूर्ण है। पितृसत्तात्मक समाज में सब लोग समान विचारधारा के या समान सोच समझ योग्यता के नहीं है कि हर पुरुष मान जाए, तो ऐसे समय महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। लेकिन भारत में बड़ी विचित्र बात यह है कि महिलाओं के आरक्षण की बात तो नेता करते हैं, लेकिन वह जितनी नौकरी है उसमें आरक्षण की बात करते हैं, जबकि आरक्षण की बात, जैसे अगर जनरल वालों को 10% आरक्षण है तो जनरल वालों में 5% महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी को अगर 27% आरक्षण है तो 27 में 13.5% महिलाओं को मिलना चाहिए। इसी तरह से एसटी एससी में होना चाहिए। तब हर वर्ग में, हर जाति में महिलाओं के अधिकार और कर्तव्यों का विकास होगा, जिससे उनके प्रति उनकी मूल स्थिति को सुधारी जा सकती है। मूल समस्या को दूर करते हुए उनमें सुधार किया जा सकता है, उनके प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण किया जा सकता है। परंतु नेता सोचते हैं कि पूरा जो है 50% महिलाओं को आरक्षण दे दो, मैं कुल उठा के जनरल वालों को भर दो, तो ये समस्या हो जाएगी। क्योंकि जिस समस्या को ले करके आप आरक्षण की बात कर रहे हो हर वर्ग में है, हर जाति में है, तो आरक्षण की व्यवस्था सब में उनको देना चाहिए ताकि सब ओर से स्थिति सुधार हो। लेकिन नेताओं की स्थिति भगवान ही रक्षा करे, नेताओं से निर्णय और न्याय शांति की भी भगवान रक्षा करे, क्योंकि नेता अपनी कुर्सी के लिए किस सीमा तक गिर जाएंगे और उसमें पढ़े लिखे IAS PCS किस सीमा तक चापलूसी करके बर्बाद कर देंगे, यह निर्णय समय और वक्त और घटना ही बताती है, जो अब थोड़ा सा भी सावधानी से पढ़ेंगे एक बार तो पता चल जाएगा। तो कुल मिला के आरक्षण की व्यवस्था हर जाति के साथ हो, हर जनरल OBC ST SC के साथ हो, ताकि जो है हर वर्ग से महिलाओं को प्रति एक सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए, यानी मूल समस्याओं को दूर करते हुए उनमें सुधार हो और उनके प्रति एक स्वस्थ विचारधारा का निर्माण हो सके। तो मुझे उम्मीद है जितना, और वो ढेर सारे इसमें बहुत सारी किताबों में दिया है, हमने जितना जितना मुख्य और प्रभावशाली दृष्टिकोण समझा मैंने बस उतना ही को शामिल किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।